पहली बात तो उधर बैठने का कोई फायदा नहीं। I took my rejection and I became a fantastic actor. ये भी एक अलग ही दुनिया बोल रहे हैं, अगर ट्रोल हुआ होगा तो पता नहीं है। ये 20 साल का बच्चा जिसको लग रहा है कि यार मैं वर्थलेस हूँ, एंड लाइक ये क्या हुआ? Teddy was like swap करते हैं। व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि भाई पाताल लोक सीजन 2 कब आ रहा है? क्योंकि बार बार मुझे बोला जाएगा कि यार तू इसकी फोटो डाल दे, उसकी, अरे नहीं डालनी यार। तो क्या रीजन है कि मतलब ऐसी फिल्मों में क्यों लोग नहीं आ पाते? पता नहीं यार, उस वक्त वो लोग कहाँ जाते हैं जो बिना बात नेपोटिज्म पर चिल्लाते रहते हैं। हर चीज मैं पर्सनली नहीं ले सकती बिकॉज इंडस्ट्री में टैलेंट, लक, अपॉर्चुनिटी तीनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों से ठेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जयदीप साहब आपका, श्रेया आपका जस्ट अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू। अभी आप हरियाणा से ही हैं, आप तो अभी दिल्ली आए हुए हैं, घर वर्क जा पाए नहीं जा पाए? नहीं, क्यों जाना समय चाहिए था? नहीं। मैं शूट किया था परसों, रात को ख़त्म किया, घर पहुंचा, बस फ्रेश हुआ, रात को ही सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट 5, साढ़े 5, 4, साढ़े 4 बजे के आसपास की। यहाँ आए, फिर से थोड़ी देर बैठे, नाश्ता वाश्ता किया, तैयार हुए। कल पूरा दिन निकल गया, आज का पूरा दिन निकल जाएगा, कल थोड़ी फुर्सत मिलेगी। ये लोग तो चले जाएंगे बॉम्बे, मैं तो एक दिन रुकने वाला हूँ क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो, और थैंकफुली मेरा कल शूट नहीं है, तो मैं एक दोस्तों से मिलके तब वापस आऊँ। और आपके यहाँ के तो लोग बहुत सारे आर्मी में जाते हैं, आप भी आर्मी में जाना चाहते थे, फिर कैसे एकदम से? और आपका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं था सच, तो फिर आप कैसे फिल्मों की तरफ बढ़े? आर्मी वालों ने लिया नहीं, मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया, मैं गुस्से में था। इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता है। उन्होंने लिया नहीं, मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में थिएटर शुरू कर दिया। उससे वो जितना गुस्सा था वो सब शांत होने लगा, मंच पे मेरा मन लगने लगा, उसके बाद से थिएटर। मतलब गुस्से में थिएटर भी शुरू किया जा सकता है? मतलब थिएटर तो होता है कि 20 साल का बच्चा जिसको लग रहा है कि यार मैं वर्थलेस हूँ, मुझे कोई और नहीं लेगा, क्योंकि वो बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि अगर ये वर्दी नहीं तो कुछ नहीं। ये वैसा वाला था, जैसे अभी एक्टिंग नहीं तो फिर कुछ नहीं, वो वैसे जोन में आ गया। वापस मुड़ के सोचता हूँ कि मैं बॉम्बे जब पहुंचा, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, और ना कभी थॉट आया कि अगर कुछ नहीं आया तो वापस चला जाऊंगा। कई बार जैसे कुछ देखा है मैंने, कुछ नए एक्टर आता कि सर देखूंगा 2-1 साल, नहीं तो फिर मैं, वो नहीं होगा। वो पहले ही जहाज़ डाल चुका है, वो अपने दिमाग में ऑलरेडी 2 साल उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये नहीं तो फिर क्या? हाँ, ये नहीं, ये कभी आया ही नहीं था कि वापस जाऊंगा तो क्या करूंगा, क्यों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये एक्चुअली थॉट ही नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना है। हो गए, अब यहीं के हैं जो भी है। This is actually a perfect example of when you think things are not working out, sometimes they're actually working out. Yeah. This is the perfect example of something like that, no? Then आप कह सकते हैं ना, I used my grief to create art, वो वाली बात। I took my rejection and I became a fantastic actor. इस तरीके के कुछ थ्योरीज दी जा सकती वहाँ से जो रिजेक्शन मिल Some रहा artists talk like वहाँ that. से जो रिजेक्शन मिला, उससे जो दुख विषाद पैदा हुए जीवन में, वो उनका आउटलेट मिल गया मुझे, मंच। तो नींद अच्छी आने लगी, भूल गया वो, चलो ठीक है, थोड़ा सा वो दिमाग से निकलने लगा। नहीं तो 24 घंटे दिमाग में आर्मी रहती थी। मतलब इस यहाँ तक कि उसके बाद किसी और का सिलेक्शन होते हुए देख के जलन होना, ये सिचुएशन हो गई। डेस्टिनी में मानते हैं आप? हाँ, ऑफ कोर्स, तभी तो एक्टर हूँ। नहीं तो अपनी पसंद से तो कहीं और ही होता। कितना, मतलब कितना मानते हैं? जैसे अब जैसे आप जो काम कर रहे हैं, परसेंटेज में तो नहीं गिनता हूँ मैं उसको, पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कहीं कुछ और करना चाहते हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, और फिर फाइनली कहीं और पहुंचते हैं। जैसे मतलब हमारे पाताल लोक के, अभी जो एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, वही पाताल लोक के जो क्रिएटर हैं सुदीप भाई, एक मारवाड़ी लड़का, बिजनेस फैमिली, और MBA करके मार्केटिंग में यहाँ वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना अंदर का जो पैशन जो इतने दिनों से घुटा पड़ा था, वो मैं करता हूँ यार, मुझे लिखना है। कितने सालों काम करके फिर वो NH10 आई, उड़ता पंजाब आई, सोन चिड़िया आई, पाताल लोक आई, सडनली सब कुछ बदल गया। पूरी आर्क ही चेंज हो गई, पूरी आर्क चेंज, जिंदगी की आर्क चेंज हो गई। वही। और वही लोग जब वो शुरू, मैं सोच रहा, बताया भी उन्होंने कुछ हिस्से पर, सोचो एक राइटर बनने जा रहे हो आप बॉम्बे, वो तो घर पे भी बैठ के लिख सकते हो,
It takes courage ये to भी say तो that. मोमेंट आते होंगे ना, घर पे भी बैठ के लिख सकते हो। और बहुत सालों तक जब कुछ नहीं हुआ तो और ज्यादा सवाल उठेंगे, इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, सही बात। लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आप सडनली आप एक पैशन के चक्कर में पहुंच गए। बट और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेडली इसी के लिए गए थे और नहीं हो पाई चीज़ें। एक मेरे साथ तो FTA में हुआ था, मैं फौज ने नहीं लिया इसलिए फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गया। 2-3 बैच जूनियर आए, मेरा एक बैच आया, क्योंकि वो वैसा होता है कि जब आप SSB में आपका फाइनल ईयर जो होता है तब आप एप्लीकेबल होते हो देने के लिए CDS का एग्जाम। CDS का तो आप 2 एग्जाम होते हैं, अक्टूबर में CDS SSB आती है जिसका नवंबर दिसंबर में रिजल्ट जैसे ही आता है, तो आपको ज्वाइनिंग करना है मार्च अप्रैल में, तो आपको अपनी मार्कशीट तब तक जमा करवानी होती है, ठीक है, ग्रेजुएशन की। तो एक लड़का आया जिसका FTI में सिलेक्शन हुआ एक्टिंग कोर्स में। अब वहाँ भी यही नियम है कि आपको अपनी मार्कशीट ग्रेजुएशन की देनी पड़ेगी। वो उसकी रीअपीयर आ गया, कुछ क्या बोलते हैं उसको, 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, री आ जाता है। उसको FTI ने अब उसको FTI छोड़ना पड़ा, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं जमा। हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, अब ग्रेजुएट नहीं है वो। बहुत परेशान हुआ, बहुत उदास हुआ वो लड़का। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अगले साल देख लियो, ये वो किसी तरह उसकी हमने प्रॉपर पार्टी वार्टी करके फेयरवेल किया। आई केम टू नो दैट गाय गॉट इनटू CDS नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो आर्मी ऑफिसर बन गया 6-7 महीने बाद। उसने कहीं उसकी फैमिली में कुछ ना, अरे तू CDS का भी तो ट्राई कर रहा था, तू वहां कर ले। एंड आई लाइक ये क्या हुआ? जयदीप इज लाइक स्वैप करते हैं। और वो रोया बेचारा इतना FTI छोड़ते वक्त, उसका सपना वो था। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है बिकॉज एक्चुअली हम सब एक किरदार ही निभा रहे हैं। ये जयदीप का किरदार निभा रहे हैं, मैं श्रेया का किरदार निभा रही हूँ, और डायरेक्टर कोई और ही है। हम इम्प्रोवाइज करते हैं, कभी जो स्क्रिप्ट दिया है कभी वो फॉलो करते हैं, कभी नहीं फॉलो करते, कभी इम्प्रोवाइज करते हैं, बट इवेंचुअली मेरा मानना है कि जो भी डायरेक्टर चाहता है वही होता है। द ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ब्रोकन न्यूज़ है। सीजन और 2 सीज़न 2 आ रहा है उसका, काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार हो रहा था और 3 मई को भी वो रिलीज़ होने वाला है। सो इसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज उसमें जर्नलिज्म की बात हो रही है और ढेर सारी बात हो रही है, बहुत सारी लेयर्स हमारे सामने खुल करके आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूँगा कि जो आपका किरदार है उसमें राधा भार्गव का, सो हम उसको जब उस किरदार को देख रहे हैं तो आपका मतलब, जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कैसे एक जर्नलिस्ट की प्रिपरेशन आप करती होंगी। मतलब अभी हम इधर बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि अच्छा क्या ऐसे रिएक्ट करते हैं हम, क्या ऐसी चीज़ें हम करते हैं। तो आपका क्या पॉइंट था, क्या आपने इंटरव्यूज़ देखे या आपने किसी जर्नलिस्ट को फॉलो किया, समझा, मतलब आप उस जोन तक कैसे पहुंची? सीजन 1 में राधा की जर्नी बहुत अलग थी। राधा आवाज़ भारती जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे काम करती हैं, एंड सोनाली's कैरेक्टर अमीना उसकी एडिटर इन चीफ है। एंड राधा एक्चुअली हैज़ वेरी गुड वर्क एथिक्स। You know, for her, she has a certain ideology. उसे authentic, अच्छी stories करनी है. She's a tough girl. लेकिन in her mind, उसने जैसे सोचा था कि मैं एक मेरी कहानी बताऊंगी और लोग सुनेंगे, वैसा हुआ नहीं. बहुत दिक्कतें आई. She realized how dirty the game can be. तो now उसके लिए ऐसा हो गया कि at the end of the last season उसे जेल भेजा गया, देशद्रोही कहा गया by दीपांकर सान्याल, जिसके साथ उसका रिश्ता रह चुका है। एब्सोल्युटली। तो सेकंड सीजन में हम जहाँ देखते हैं राधा को, वो बहुत हर्ट है, वो बिट्रेड है, वो खुद को संभाल नहीं पा रही है, एंड देयर इज़ अ मैसिव इनर कॉन्फ्लिक्ट। एंड आई थिंक ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी क्षेत्र में कॉमन है, इट कुड कम एट एनी स्टेज इन योर लाइफ, जहाँ पे आपने जो खुद के बारे में सोचा था और अब आप क्या सोच रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो शी इज ट्राइंग टू डिस्कवर हरसेल्फ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, और कहीं ना कहीं वो अमीना और दीपांकर का मिक्सचर बन चुकी है। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइन जहाँ पे अमीना राधा को कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ ये सोच के जर्नलिज्म मत करना, बट तुम क्या करने आई थी ये दिमाग में रख के करना। सो आई थिंक इट्स अ रियली चैलेंजिंग पार्ट, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर वो निकल करके आया है। तो आपने ये जो एडिटर इन चीफ का जो सीखा कि मतलब उसी तरीके से वो एकदम आ रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे मतलब 10-12 साल आपने किसी बड़े न्यूज़ पब्लिकेशन में एडिटर इन चीफ का रोल किया है। आपकी क्या प्रिपरेशन थी? आई थिंक वो उस वही राइटिंग की खूबसूरती है। वो लिखा वैसे क्या है कि वो है इतना पावर ड्रिवन आदमी है, और
वो बहुत गहरे से वो कहीं बोलते ना कि वो एक सीन में बोलता भी है कि पिताजी PWD में क्लर्क थे, माँ स्कूल टीचर थी, और जहाँ हम रहता था वहाँ वो लोग परमानेंटली अंधे बहरे लोग थे, गूंगे लोग थे, उनकी ना उनकी आवाज़ कोई सुनता था ना वहाँ की कोई आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी। लेकिन आज उसी जगह का एक लड़का जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है, ये किक है उसका। और यही वो मेरे ख्याल से जो बड़ा कारण रहा होगा जब उसने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, वो राधा भार्गव ही था, वो अमीना ही था। बोलता भी है वो कि तुम वो क्यों चाहता है राधा भार्गव को अपने साथ लेके आ रहा, क्योंकि उसको पता है इसमें भयंकर पोटेंशियल है। ये या तो अमीना बनेगी या ये दीपांकर सान्याल बनेगी। वाई नॉट दीपांकर सान्याल? अमीना बनेगी तो ऐसे गरीबी में दिन बताएगी, कोई नहीं सुनेगा। एक स्टोरी करने के लिए जो उनका जो हेड है मीडिया हाउस का, जो ऑनर है, उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये वो आदमी, इसने कभी वो डिसीजन लिया होगा उस जर्नलिज्म से जब उसको कुछ नहीं मिला, और वो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं करने आया था, उसको अपना नाम बनाना था। वो आवाज जो अंदर बचपन की घुटी हुई है उसको आवाज देना था उसको। तो आई थिंक वो उस तरीके से जो लिखा हुआ आर्क है ना, वो मेरे लिए काम आ रहा था कि ये आदमी कितना पावर ड्रिवन हो सकता है कि मैं जो कहूँगा वही सत्य है और वही होगा। जैसे एक सीन मुझे और भी बहुत अच्छा लगा कि जब अमीना आपसे ये बोलती हैं कि जब आप उनसे बोलते हैं कि मैंने जब आप उनके लिए कॉफ़ी बनाते हैं और आप बोलते हैं कि आप चाय अभी भी शायद शुगर नहीं लेती हो गई, फिर आप जो बात बोलते हैं ना वहाँ पर, वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बात है कि जब मैं पूरी सीरीज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये किसी ऐसे आदमी ने लिखी है और ऐसा संसार इसमें बनाया गया है जो सच में न्यूज़ रूम्स का है। बिल्कुल, मतलब वो क्लास एग्जिस्ट करती है, वो क्लास एग्जिस्ट करती है जहाँ पर आपको ये फील कराया जाता है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हाँ, मुझे याद नहीं वो सीन क्या था। सीजन 2 की बात कर रही है। इन्होंने देखा है। देखिए, मैंने खुद मतलब स्पॉयलर्स नहीं है ये, इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूं। बट गेस व्हाट, मैंने खुद सीजन 2 हमने पूरा देखा नहीं है, तो इसलिए मुझे याद है। तो ये सीन इनका ही है, तो याद होगा। I was telling you, this is the scene we are talking about. This is one of my most favorite scene in season 2. Wow. I remember that day, Vinay sir, the director, he kept saying something after every take. He comes to me कि अच्छा इसमें एक लेयर ये जोड़ के देखें, एक ये लेयर। He was very happy that day. I was very happy that day because when a scene comes out that beautifully ना, that's a very good feeling. वो आया है, बिल्कुल आया है। आप जो बोल रहे हैं ना कि आप फिर उस मोमेंट पे डिसाइड नहीं, आप सारी चीजें भूल जाते हैं कि यार अच्छा फिर समझ आता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे बना कैसे, एग्जैक्टली, है ना। और कहीं ना कहीं आप वो जस्टिफाई भी आपका दिमाग करने लगता है शायद, वो पता नहीं कितना जस्टिफाइड है या नहीं है, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो खैर व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं 2 और चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ कि रिजेक्शंस और क्रिटिसिज्म आप लोग दोनों कैसे लेते हैं। आप पहले बताइए कि आप रिजेक्शन कैसे लेती हैं और क्रिटिसिज्म कैसे लेती हैं। राइट नाउ एट द स्टेज आई एम इन, यस, सो इसका एक्सपीरियंस एवर इवॉल्विंग है। ओके, अभी जो भी वेदर इट इज सम फॉर्म ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, आई थिंक मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि मैं इस सिचुएशन को खुद के लिए एक विनिंग सिचुएशन कैसे बनाऊं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे एक स्क्रिप्ट, मुझे जो एक प्रोजेक्ट चाहिए था वो नहीं हुआ है, जो अभी शुरू होने वाला था। फॉर 5 minutes लगेगा, नेचुरली इट विल पोक यू, बट देन आई थिंक ओके नहीं हुआ है, नाउ आई हैव टू मेक दिस रिजेक्शन वर्क फॉर मी। सो अब मैं क्या कर सकती हूँ विच विल रियली बी वैल्यूबल to my time, to myself as an actor, so that when I look back मैं खुद को कह सकूँ कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी इस 3 months में मैं ये सीख पाई या मैं ये कर पाई। तो मेरी इंस्टिंक्ट ये होती है टू ट्राई एंड मेक दैट सिचुएशन टर्न दैट पॉइजन इनटू मेडिसिन, बेसिकली, यू नो, दैट इज माई इमीडिएट इंस्टिंक्ट। ऑल्सो ओनली विथ टाइम, पहले ज़्यादा चुपता था, बट विथ टाइम आई रियलाइज्ड कि हर चीज़ मैं पर्सनली नहीं ले सकती, बिकॉज इंडस्ट्री में टैलेंट, लक, अपॉर्चुनिटी तीनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। आई मीन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जयदीप, हमेशा अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज ट्रू विथ लाइफ ऑल्सो, हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ गुड यू आर। इफ यू आर गुड इवेंचुअली हो जाएगा, बट इन दैट मोमेंट मैं उस मोमेंट को इतना इम्पोर्टेंस शायद ना दूं कि वो मेरे लिए लाइफ डिफाइनिंग बन जाए, यू नो। इनफैक्ट आई थिंक कि
आपके लाइफ के टेड टॉक्स के लिए ऐसे मोमेंट्स चाहिए हाँ, ना, बहुत ज़रूरी होता अगर सब कुछ यू नो इन वन वे चला गया, बिकॉज आर्मी डिड नॉट वर्क आउट, आज मिस्टर अल्हावत इज मिस्टर जयदीप अल्हावत, राइट? तो कहानी है बताने के लिए। बिल्कुल। तो कभी कभी मेरे रिजेक्शंस को या मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स को जब मैं देखती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि अच्छी कहानी बनेगी, यू नो, दैट्स द ओनली वे टू लुक एट इट। बिकॉज ये बात इनफैक्ट मैंने मेरे पेरेंट्स से, स्पेशली पापा से यही सीखी है कि सिर्फ सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनना है, खुश, हैप्पी एंड सक्सेसफुल बनना है। एंड डोंट कॉन्स्टेंटली अटैच योर मूड टू योर वर्क, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी, वेरी 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 ट्रिकी। एंड लाइफ में इतना सब कुछ है, अभी आपके साथ ये बातें भी हो रही है, आई एम एज हैप्पी एंड एज प्रेजेंट, ना कि मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है कि वो क्या ये क्या। बट या देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, एंड यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस इट। और आप यहाँ क्यों हैं ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर लंबी रेस का घोड़ा होना है देन दीज ऑब्स्टिकल्स आर गोना कम, इज व्हाट आई थिंक। और ये भी पार्ट है, उस पूरी प्रोसेस का पार्ट है। Absolutely, and it takes a lot of courage to want to be an actor, because actors are always vulnerable. We put ourselves out there for the love, for the comments, for that failure. तो personal लेना जायज़ है ही, but you have to be emotionally strong and not live in a bubble. Life में बहुत कुछ है, everything is not just about that, is what I feel. Yeah. आप कैसे सोचते हैं रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म पे? ऑनेस्ट आंसर क्या है? मुझे लगता है मोमेंटली बुरा लगता है, लगता था, लगता है नहीं, लगता था, पर अगले दिन तक सब ठीक हो जाता है। आज आपको, और इंडस्ट्री में तो मैं ये बात मानूंगा कि जनरली जहाँ ठीक काम हो रहा है, मैं वैसे रैंडम चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा ऐड में रिजेक्शन हुआ, वो बहुत अजीब लगता है, वो प्रोसेस ही अजीब है। जो बाहर खड़े रहते हैं अनफिट, वो थोड़ा सा वो अजीब था, एक किस्सा हुआ था, बहुत बुरा लगा था। बट इन जनरल रिजेक्शन जो है ना, वो आपके, मेरा ये मानना, वो आपका नहीं होता है। ओके। आप एज एन एक्टर रिजेक्टेड नहीं हो, आप एज ए कैरेक्टर रिजेक्टेड हो। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सामने वाला देख नहीं पा रहा है आपको, अपने आपको उस रोल में। तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि ये आपके टैलेंट का रिजेक्शन नहीं है। हो सकता है आपकी लुक्स मैच नहीं कर रही हो सकता है आपकी कद काठी मैच नहीं कर रही हो, आपका स्किन कलर मैच नहीं कर रहा हो, क्योंकि किरदार का एक लुक होता है। लिखते वक्त भी, पढ़ते वक्त भी एक खाका दिमाग में बनता है कि ये इस तरह का इंसान दिखता होगा, या उठता होगा, चलता होगा, बैठता होगा। तो इसलिए वो बहुत मोमेंटरली होता था। अब बिल्कुल नहीं होता। अब कोई कहता कि सर ये आप नहीं, तो वो अब नहीं आती दिमाग में बात। मतलब मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहता हूँ रोक करके कि मतलब क्या अभी भी जिस लेवल पे अभी आप पहुँच चुके हैं, कि यहाँ पर भी रिजेक्शन आते हैं, और यहाँ आने वाला किस तरीके का? नहीं, अभी तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ। अभी कोई ऐसा रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा रिजेक्शन फील नहीं हुआ मुझे। पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ हमें जाना है। अभी नहीं, थैंक गॉड, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरा क्या था, आप क्या कह रहे थे? और क्रिटिसिज्म, हाँ वो चाहिए, वो डेफिनेटली चाहिए, पर एक शर्त है उसमें कि आपको वर्थ साबित करनी पड़ेगी कि आप क्रिटिक्स हो। ओके। हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं बताएगा कि तू नया रहे, तूने इसमें तूने ये अच्छा नहीं किया, और आपको पता चल रहा होता है कि सामने वाला कहने के लिए कह रहा है, ये जेन्युइनली क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसिज्म मतलब एक क्रिटिसिज्म का मतलब बुराई करना नहीं होता है, कुछ विश्लेषण करना होता है कि ये सही और ये गलत। इतना सा यार हमें ये लगा, जैसे मेरे बैचमेट्स हैं, किसी काम के लिए बारे में बात होती है तो वो सही बात, यार ना उस सीन में ना अलावा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार तू ऑफ था क्या कुछ। दैट्स हाउ इट इज। क्रिटिसिज्म का इंटेंशन इज ऑलवेज टू रियलाइज यू दैट इट कुड हैव बीन बेटर, नॉट के अरे तुम तो यार बहुत ही खराब हो। वो जो इंटेंशन है ना वो खराब है। आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया से मेरी 2-3 सवाल हैं कि एक तो ट्रोलिंग जो हो रही है आजकल, मतलब लगभग सबकी होती है जो भी कुछ भी आप कुछ भी करेंगे उस पर ट्रोलिंग हो सकती है, मतलब किसी भी चीज़ पे, आपके कपड़े पे ट्रोलिंग हो सकती है, आपने कुछ बोल दिया उस पर, फूड पे। तो ट्रोलिंग कितना इम्पैक्ट करती है, मतलब ऐसा कुछ है भी मानना आपका कि ये चीज़ एग्जिस्ट करी, क्योंकि वहीं से आपकी तारीफ भी वहाँ से ही आ रही है, उसी सोशल मीडिया से आ रही है।
तो कितना इम्पैक्ट करती है आपको? I actually had my first trolling experience recently and it's very funny. जयदीप बहुत हंसे हैं. गुड़ी पाड़वा के दिन मुझे एक रैपिड फायर पूछा गया मेरे फेवरेट फूड्स का. Okay. एंड मतलब पहला क्वेश्चन था श्रीखंडपुरी और डोसा, यू नो क्रिस्पी डोसा. और मुझे श्रीखंडपुरी बहुत पसंद है, बट मैं ज्यादा सेवरी पिक करूंगी क्योंकि वो मैं ज्यादा खाती हूँ. तो मैंने बोला डोसा. मुझे जो ट्रोल किया गया तो कि तुम कैसे महाराष्ट्रन हो, तुम्हें डोसा नहीं पसंद, निकल जाओ ये वो. एंड आई टेल यू आई वाज सो सरप्राइज्ड. मुझे बात चुभी बिकॉज आई वाज लाइक लेकिन मुझे पसंद है श्रीखंडपुरी. एंड यू नो I swear I never expected to be affected, but and मैंने फिर एक दो comments भी किए कि have a sense of humor, ऐसा नहीं है. And then ma'am, big fan, thank you for replying. You know, ऐसे हो गया. But I जो just ट्रोल कर रहे हैं वही ये लिख रहे हैं. कभी-कभी वो कर रहे हैं. But I realized कि actually जो ट्रोल करते हैं, it's an attention seeking job. और उन्हें बस यही चाहिए कि उन्हें आपकी रिएक्शन चाहिए और कभी उन्हें हर्ट करना है. You have to protect yourself. तो शायद आप कमेंट्स ना पढ़ें, just don't read the comments. वो थोड़ा thick skin develop करना पड़ता है. अब तक तो कुछ ऐसा ट्रोलिंग मेरा हुआ नहीं था, hopefully नहीं होगा. But it's always tough in the situation. I think अगर मेरे loved ones को ऐसे कुछ ट्रोल किया जाए तो मुझे ज़्यादा मैं उसे पर्सनली लूँगी. You know, I'll fight for that. But खुद को संभाल सकते हैं because unfortunately with social media now वो जो रैंडम फेक यूजर नेम्स और नो पिक्चर वाले अकाउंट्स होते हैं, मतलब उन्हें क्या चाहिए? उन खुद की लाइफ में वो इतने दुखी हैं कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालते हैं. What else do you know? How else do you look at it? आप ट्रोल हुए हैं जयदीप? नहीं, थैंक गॉड नहीं हुआ हूँ मुझे. और हुआ तो मुझे जनरली पता नहीं होगा अगर किसी बात पे हुआ. वो डरते हैं आपसे, नहीं ट्रोल करेंगे आपको. मतलब आप ऐसे नहीं कुछ नहीं पढ़ता. अपना सोशल मीडिया खुद चलाते हैं आप? हाँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ. मैं डालते तो आप रील्स खूब डालते हैं. काम की पोस्ट डालता हूँ, रील डालता हूँ जब कभी. मैं पोस्ट करती हूँ रील्स. हाँ, रील्स भी इसने डलवाई 4-5 तो. पर मैं काम के दौरान अपने प्रमोशंस की जो भी जरूरत होती है वो करता हूँ. उसके अलावा निजी जिंदगी से तो 5-7% ही होता है. क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं दिमाग में. कहीं कॉफी हाउस पे बैठे हुए तो इसका लाइफ कप का फोटो लेके वो हैविंग कॉफी, मैं नहीं कर सकता. मेरे थॉट में ही नहीं आता है. किसी ने बोला नहीं कि यार ये एक्टिव रखा करो, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? मेरा प्यार बोलता है. अच्छा. पर मुझसे नहीं होगा. मैं क्योंकि मैं गुस्से में रहना शुरू कर दूंगा. फिर मुझे एंगर इशू हो जाएगा क्योंकि बार बार मुझे बोला जाएगा कि यार तू इसकी फोटो डाल दे, उसकी. अरे नहीं डालनी यार. मुझे इशू है इस बात से कि हर चीज मतलब ये कहनी नहीं चाहिए, पर मुझे तैयार होकर इंटरव्यूज पे जाना मुझे ये भी कई बार अजीब लगता है. मैं क्यों नहीं आ सकता एक ठीक ठाक नॉर्मल कपड़े पहन के प्रेस सकते हैं, आपको करते हैं लोग, लेकिन प्रेशर है ना वो और मैं करता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, पर एक टाइम तक नहीं अब की बार तो फिर आपको लगता है कि यार ये बिजनेस भी है. हाँ, सही बात चल है. फिर अपना बिजनेस दिमाग कर ले तू. मार्केटिंग भी देखनी है. थिन लाइन के बीच में आप फंसे रहते हो ना. आपका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है. फिर आप कहते चलो थोड़ा सा इनके लिए कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपना थोड़ा तुम्हारा, थोड़ा है थोड़ा ही जरूरत है टाइप. वो करके मैं बीच का रास्ता अपना लेता हूँ. पर थैंकफुली ट्रोल नहीं हुआ होगा तो मुझे पता है. मैं आपको ट्रोल करूंगी आप फॉर फन. एक अनोनिमस अकाउंट बना के इनको थोड़ा देखेंगे, इनकी रिएक्शन देखेंगे. ये भी एक अलग ही दुनिया बोल रहा है. अगर ट्रोल हुआ होगा तो पता नहीं है. पर आई थिंक नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं उतना कुछ कर सोशल मीडिया पे हुआ हूं नहीं. और अगर कहीं किसी इंटरव्यू में जैसे इसको पता चल गया, वो ऐसे तो ट्रोल होने वाली बात नहीं है. वो तो बाय चांस इसे देख लिया. Exactly. अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता. But you know, there are so many voices constantly telling you to do things. बहुत आवाज़ है, you know, in terms of ये करो वो करो. लेकिन आपको जो authentic लगे, आपको वही पकड़ के चलना पड़ता है, because otherwise it will get very stressful. And honestly, I have a lot of respect for content creators जिनका job ये है. हम तो खैर actors हैं, हमें बार-बार ऐसा करना नहीं पड़ता. But मैंने देखा है काफ़ी लोगों को आसान नहीं है. बहुत मेहनत है इसमें. Constantly to create content everywhere. Luckily we don't have to constantly do it, so I don't think, you know, we operate from that place of stress. I enjoy social media until it stresses me out. इन्हें तो खैर पसंद है ही नहीं. मुझे जनरली वो अच्छा लगता है अपने काम को लेके, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं कुछ ऐसी जगह पे गए हैं तो आप एक स्टोरी डाल दो, क्योंकि आपको भी सुंदर लग रहा है कि यार चलो 4 लोग और देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा. अदरवाइज
बहुत रेयर होता है वो। But I think like 30-40 years down the line, like maybe your Instagram or something, ends up being like a digital scrapbook, archives, memories. I also Yeah, look at it maybe. like that. Of course. Travel, ये वो. So sometimes from that perspective. नहीं, फिर वो तो सारी दुनिया के उस पर रखा, वो मेरी मेमोरीज में भी तो है ना फिर वो। नहीं, of course. I'm just 30-40 saying years कि down मेरे the लिए line, that's also one of the जैसे reasons. मुझे कई बार बहुत अजीब लगता है, और मुझे उस वक्त ये सवाल पूछता हूँ मैं से कि मेरे अंदर क्यों नहीं आया ये इंस्टिंक्ट। कोई भी फंक्शन चल रहा हो, सामने कुछ फंक्शन चल रहा है, कोई भी, चाहे शादी का, एक लोग बैठे हुए हैं, अभी रिसेंटली मैं शादी पे गया था किसी दोस्त की, वहाँ सामने स्टेज पे दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, 50 आदमी के हाथ में फ़ोन है और वो यहीं से देख रहे हैं उस शादी को। Exactly. ऐसे नहीं देख। वो देख ही नहीं पा रहे सामने, लाइव चला रहे हैं वो। नहीं, वो वीडियो रिकॉर्ड बना रहे हैं, अच्छा। आज इसकी स्टोरी डालनी है, आज इसका ये करना है, लंबे लंबे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। फंक्शन हो रहा है, एक फेस्टिवल, होली फेस्टिवल कुछ चल रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है सामने, 600 लोगों के हाथ में फोन है, वो ऐसे ही देख रहे हैं पूरा शो यार। और मुझे नहीं मुझे याद भी नहीं आता कि फोन निकाला, मैं खड़ा हूं ऐसे। Yeah. आप एक्चुअली मोमेंट में हैं, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो थैंक गॉड मुझसे नहीं होता है, मैं मजाक नहीं कर मतलब रहा हूं, क्योंकि कई मैं बार भूल तो जाऊंगा। आपको करना पड़ता है, जैसे कि अब हमारी इंडस्ट्री में भी अगर आप जो काम कर रहे हैं, मतलब समटाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप फील्ड पे हो, सब कुछ कर रहे हो, आज आ गया काम, अब दुनिया देख ही वहीं से रही है, मतलब मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूं। Absolutely, and honestly नहीं, इसमें सही गलत की बात बात नहीं है, हो भी नहीं it's सकती, about बहुत a subjective choice. सी चीज़ है ये। But in showbiz, I'll say, Yeah. in showbiz, perception building is an important part also. बहुत ज़रूरी। And ये शायद मुझे तो मैंने लेट ही रियलाइज किया, I mean even when I made my film debut in Fan with SRK, तभी मैंने PR वगैरह कुछ I did not blow it out of proportion. In fact मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम कितना कुछ कर सकती थी in that moment. But मेरा अप्रोच बहुत सिंपल था कि मुझे पता था मेरा पार्ट क्या है, आई थॉट ऑर्गेनिकली होगा, बाद में कर लूंगी, एंड दैट वर्क फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज अगर मैंने ओवर हाइप कर दिया होता तो लोग शायद देखते कि वो वैसा पार्ट नहीं था. बट along with whatever you're doing, I do think that you cannot deny the importance of that perception building today. It helps. It does help, and if you are actually good at what you do, it will help you even more, because ऐसे बहुत लोग हैं मे बी जिनका सब्सटेंस उतना खास नहीं है, बट परसेप्शन से वो बहुत अच्छा कर पाए हैं, तो फिर ऐसे लगता है फिर हम क्यों नहीं ट्राई करें. बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसको बिजनेस के लिए देखो ना, या आपके बिजनेस के लिए वो काम आने वाला है, आपके इस शो बिज के लिए काम आने वाला है, और तब आप उसके ऊपर काम करते हो, वो जरूरी है, जरूरी है. जिनके लिए एक्चुअली जॉब है सोशल मीडिया, जहाँ से वो फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज वहीं से पैसा कमाया जा रहा है, वहीं से आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन हो रही है, वहीं से सब कुछ, आपका फेम नेम सब कुछ वहीं से है ना, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. टोटली मेरा वो कहीं और से है. No, I totally get what you're saying. Exactly. तो आप अपना टाइम जितना दे पा सकते हो बिना अपना मेंटल पीस खोए, आप देते हो, नहीं तो आप, इसमें जजमेंट नहीं है. Everyone should do what they are most comfortable. It's your choice. You are most welcome to do whatever you're doing with your social media. I have no issue with that. बट वही है, मतलब ये सवाल मैंने इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को बहुत इम्पैक्ट करता है आज के टाइम पे. हमारे आसपास ही हम देखते हैं कि अच्छा अब कितने हो गए, अच्छा इतने ही लाइक्स आए. It's scary. That's scary. It's scary to me, because you need to ask yourself. Just to add into that, if you're actually an entrepreneur on social media and then it's happening to you, but इसका impact, मेरे गांव में एक लड़का जिसके 300 फॉलोअर नहीं है, वो भी गांव के लड़के हैं 200, उसको भी वो बात इफेक्ट हो रही है, which is more scary. He's 17 years, 18 years old, 19, 20 years old. जबकि उसको अपना करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ, वो सही, सबसे सही टाइम है जहाँ से उसका बिल्ड खड़ा होगा, जैसे आधारशिला रखी जाने वाली है, वो अपना ज़्यादातर टाइम, और वो सोच रहा है कि मैं रील कैसे बना लूँ, मैं कैसे वायरल हो सकता हूँ, कैसे कैसी हरकतें करते हैं वो वायरल होने के लिए. वो बहुत डेंजरस है, वो एक पूरी जनरेशन के लिए डेंजरस है, बहुत ज़्यादा. जब तक कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको लगता है कि जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी abnormal and maybe happy abnormal, or but उससे व्यूज आ रहे हैं. अब उनके पास वो क्रिएटिविटी है नहीं, बिल्कुल, उनके पास वो संसाधन नहीं है, बिल्कुल. वो क्या करते हैं, कुछ रैंडम ऐसा खतरनाक सा कुछ करते हैं, और आपको लगता है कि यार गोना लूज देयर माइंड समडे. इस अंधी दौड़ में ना, और जिनकी संख्या तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा.
अगर 100 इन्फ्लुएंसर हैं देश में जो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक उनका करियर चल रहा है, उनके फॉलोअर्स हैं मिलियंस ऑफ देम, बट दे डोंट हैव दैट प्लेटफॉर्म, बट दे वांट टू बी लाइक देम. And I'm 100% sure they don't have that creativity also. 99% of them they don't have the creativity. फिर creativity के नाम पे जो वो कर रहे हैं ना, और उससे जो वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है उनके दिमाग में, वो उनका सबसे सही समय खा रहा है. I agree. I mean, there are many positives also. It's empowering 100%. also, but at the same time, बहुत लोग on the wrong path भी जा सकते हैं just to get viral, and that's Yeah. when you have these crazy, dangerous viral videos that are being shared. I mean, ये मुझे अजीब लगता है जो हमारे शो में दिखाया गया है. Negativity is far easier to spread than something positive and good. True. People, वो सोसाइटी की नियत है कि आपको नीचे लाने की, right? It's gravity. Everything is meant to, you know, by nature it's sort of meant to pull you down. So sadly हमारे शो में भी हमने एड्रेस किया है कि किस तरह it's so easy to fabricate stories, और फिर वो onus रहता है on everyone, all of us who are watching news, to discern fact from fiction. हम पे भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑथेंटिसिटी चेक करें, ना कि बस कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है और वो फॉरवर्ड करें. सो इट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फेक न्यूज़ कितने सारे लोगों की जान ले लेती है, कितना ये बहुत, मतलब इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अब फैक्ट चेक जैसी चीज़ें भी स्टार्ट कर दी हैं, और ये शो में बात भी की गई इस पर. इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि भाई पाताल लोक सीज़न 2 कब आ रहा है? देखो, अमेज़न ने इसी साल एक फंक्शन, आपको याद होगा शायद, थोड़े दिन पहले उन्होंने फंक्शन किया था जहाँ इस साल के और अगले साल के कुछ रिलीजेस के बारे में, तो उसके हिसाब से इस साल रिलीज होगा. सही बताओ, एग्जैक्ट डेट मेरे पास भी नहीं. अच्छा, नहीं तो मैं बता देता, सीक्रेट रिवील कर देता, बट मुझे पास जेन्युइनली अभी तक डेट नहीं है. अच्छा, डेट्स नहीं है. ओके, मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ 3 of Us के ऊपर. जी. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मनोज बाजपेयी साहब से मैं बात कर रहा था, जोराम पे बहुत सारी डिटेल्ड बात. नाइस. वहाँ सर से भी सवाल निकल करके आया, जो 3 of Us के बाद ये सवाल निकल करके आया. मैं सिनेमा हॉल गया हूँ बहुत एक्साइटमेंट के साथ, और मैं दोनों ही फिल्में लगभग अकेले देख करके आया हूँ. इतनी सुंदर फिल्म, दोनों बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म, लेकिन सिनेमा हॉल में आपको ये फील आ रहा है, मतलब राजा टाइप फील आ रहा है कि मैंने तो खरीद लिया है. स्पेशल ये स्क्रीन. बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है. और ख़ास तौर से ऐसी फिल्में जिनकी बात बहुत हो रही है, जिनके बारे में लिखा जा रहा है, जिनके बारे में रिव्यूज़ भी बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पढ़ने को मिल रहा है. ऐसी फिल्मों में ऑडियंस कैसे नहीं आ पाती जब सारी अच्छी पॉजिटिव बातें हो रही हैं उसके बारे में. मतलब मैंने 3 of Us के बारे में निगेटिव बात बहुत सारी मैंने पढ़ा उसके बारे में, मतलब कुछ ऐसा निगेटिव मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला. सारे बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे, लोग बहुत बातें कर रहे थे. तो क्या रीज़न है कि मतलब ऐसी फिल्मों में क्यों लोग नहीं आ पाते? पता नहीं यार, उस वक्त वो लोग कहाँ जाते हैं जो बिना बात नेपोटिज्म पर चिल्लाते रहते हैं. नहीं समझ में आता मुझे. उनका नेपोटिज्म का भी चलाना गलत है, पर ये तो और ज़्यादा गलत है. मार्केटिंग हुई थी ठीक? नहीं, जस्ट पीपल डोंट वांट टू सी. अगर कोई चेहरा नहीं है उसमें बड़ा तो, बट यहाँ पे तो तीनों हैं. हाँ, पर नहीं समझ में आता वो गणित. जब मैं चेहरा, मतलब मैं टिपिकल लिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, भारतीय सिनेमा के. जोराम के भी यही थी. मतलब इतनी इम्पैक्टफुल फिल्म है कि आप ऐसे थिएटर से बाहर निकल आओगे फिर भी वो जाएगी नहीं, आपके साथ रह रही है वो. अच्छा, फिर जब आप जब फिल्म कर रहे हैं तो आपको तो अच्छी लग रही होगी, ऑब्वियसली बहुत अच्छी फिल्म, वो फिल्म अच्छी है. फिर जब आप ऐसे थिएटर्स को देख रहे होंगे, आप तक ऐसी चीज़ें तो पहुंचती होंगी कि ये माहौल है, तो वो कितना इम्पैक्ट करता है? या फिर उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हैं कि यार ये नहीं करना है या फिर ये करना है, या मतलब कुछ तो आता होगा ना? नहीं, थोड़ी निराशा होती है बस. अभी भी होती है, देखनी चाहिए इन लोगों को, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी ज्यादा होती है कि वो मिस कर रहे हैं. और जब वही लोग सब OTT पे देखते हैं उसको, या कहीं और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो फिर वो ये लंबे लंबे मैसेज करते हैं आपको कि वी मिस्ड इट ऑन स्क्रीन. वो मुझे गुस्सा दिलाता है. वी मिस्ड इट ऑन स्क्रीन. इट वाज देयर फॉर 3 वीक्स. कुछ शहरों में 3, बॉम्बे में शहर में 3 हफ्ते तक थी वो फिल्म, किसी को नहीं पता. और फिर सब ने वो OTT पे देखे, हर दिन मैसेज आते हैं, आज तक आते हैं. ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता उनका. तो वो आता है 1 सेकंड के लिए, ठीक है बाहर में जाओ, पर उससे ये कभी नहीं होगा कि मैं ऐसी फिल्में नहीं करूँगा. वो नहीं हो सकता. वो इतने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अविनाश ने मुझे फिल्म
के बारे में जिक्र किया, डायरेक्टर हैं अविनाश अरुण। और उस फिल्म की पहले थॉट से लेके बनने तक वो कुछ 3 महीने में हो गया था, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ठीक है। उसने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने वो रात को पढ़ी है, और आप विश्वास मानिए मुझे लगा था कि मैंने सालों बाद कोई पोइट्री पढ़ी है इतनी लंबी। पूरी फिल्म, वो पूरी फिल्म पोइट्री है। I love it. इतने सारे पेज की एक कविता पढ़ी गई दोबारा, और मैं मतलब बस चुप हो गया था, साइलेंट हो गया था ना। मैंने उसको फ़ोन किया कि ये अच्छी है बुरी है, मैं लेट गया, आधे पौने घंटे तक लेटा रहा, और वो पूरी दुनिया थोड़ी देर दिमाग में चली, फिर उठे अपना, हाँ ठीक है अब सही है। और उसको ये था कि उसके दिमाग में उसके कहीं ये था कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, बिजी हूँ, और शायद उसने सिर्फ मुझे रेफरेंस के लिए भेजी थी कि तू पढ़ के बता कैसी है, और अगर तुझे लगे कि तुझे कुछ करना है तो, पर मुझे बताया तू बिजी है। और था भी, कुछ शूट चल रहा था, पर वो अटक गया अब दिमाग में। और वही हुआ, प्रदीप कामत अटक गया मेरे दिमाग में। बोला कि कैसी लगी, मैंने कहा भाई बेहद सुंदर है, तो अगर तू कर, मैंने कहा प्रदीप कामत। बोला मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, आपको ये चॉइस दी गई थी कि कौन सा कैरेक्टर करना है? हाँ, अगर तू सोचेगा तो। मैंने कहा प्रदीप कामत। बोला हाँ मुझे भी, कैसे करें? तो बहुत सुंदर इंसिडेंट सा था। उस वक्त मैं बीबीसी के साथ कुछ कर रहा था, और अविनाश बीबीसी के साथ उसके बाद एक सीरीज आई थी उसने जो डायरेक्ट की थी बच्चों के साथ, एक क्या नाम था उसका, एक बच्चों का शो था, Lies? Lies, That was Hotstar. Huh? I think that was School of Lies? स्कूल ऑफ School of That Lies. was for Hotstar, I think. Yeah. वो बहुत सुंदर बनाया था उसने। तो वो करने वाला था, और मैं एक सीरीज कर रहा था। बीबीसी वाले दोनों, एक डायरेक्टर उसका एक एक्टर, हमने दोनों के थोड़ा सा अपने समीर भाई पे, भाई प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने 20 दिन निकाले किसी तरह, और सीधा गया, शूट खत्म किया, वापस आ गया। 20 दिनों में? हाँ, मेरा 18 दिन में खत्म करके वापस आ गया था, 18 से 20 दिन में। कोंकण पहुंचे, शूट खत्म हुआ, वापस आया, वो काम शुरू किया। बट वो इतना हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, पर वो मान भी गए थैंकफुली। तो वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उस फिल्म को करना ही अपने आप में कुछ ना करने बराबर सुकून था। कुछ नहीं किया, पर हो गया, सब हो रहा गया था, सब हो गया। मेरा सिर्फ एक स्ट्रगल था, मैंने बात पहले भी कही कि कहीं से भी प्रदीप कामत के चेहरे पे एक क्षण भर के लिए भी कभी ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी सेकंड थॉट का आदमी है। जो वो बोल रहा है वो एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो वो होना चाहिए, जो उसके दिल, दिमाग, आत्मा में है। उसके अलावा उसके दिमाग में दूसरा कोई भी लेयर नहीं है थॉट की। मैं बस आपसे चाहता हूँ कि आप ना उसमें जो एक कविता है वो प्लीज नरेट कर दीजिए। आई हैव दैट पोएम। आई हैव दैट पोएम। हाँ। एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों से ठेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब निकल के राह पे हम आ चुके हैं तो सुनो, जाएंगे हम उस नगर जिस तक ये मेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। लाख मोती जेब में भर के तू रख ले चाहे तो, आखिरी दिन मुट्ठी में बस एक ढेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा। Beautiful. ब्यूटीफुल। तो मतलब बहुत ही सुंदर। उसमें भी आपने ही नरेट किया है ना? जी। हाँ। लास्ट में बस 2 सवाल हैं। उसके एक तो उसमें जस्ट ऐड ऑन, वो कहीं जाके स्टूडियो में नहीं हुआ है। अच्छा। कि जिस दिन हो रहा था वो सीन, सुबह रात थी, सुबह होने वाली थी, और मैंने अविनाश को बोला, अविनाश साइलेंस करते, आज वो मूड है, अभी कर लेता हूँ, ये इससे सुंदर आवाज़ स्टूडियो में नहीं आएगी। उसने वहीं ऑन लोकेशन रिकॉर्ड करके सेम साउंड डाली। सो मैंने 5 फिल्में पिक की हैं अभी हाल फिलहाल में आई हुई, और उन पे आपके ऐसे 1 लाइनर कमेंट्स चाहिए मुझे। अगर आपने देखी हैं तो, अगर नहीं देखी तो आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले 12th फेल। मेरी रह गई है, अभी तक मैं पूरी नहीं देख पाया। 12th फेल हाँ, नहीं नहीं देखी देख पाया। मैं इस बात पे बहुत गुस्सा हूँ अपने आप से, पर मैं अभी तक पूरी नहीं कर पाया उसको। ठीक है। पर मुझे पता है जितनी मैंने देखी है वो बहुत सुंदर फिल्म है। वो है उसमें वो आस जो है ना, उसमें जो उम्मीद की जो किरण लगातार भागती रहती है ना आपके साथ, वो बहुत सुंदर है। आपने 12th फेल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कहानी जो सारे एक्टर्स से बढ़कर है। एवरी एक्टर Yeah. सर्विंग द स्क्रिप्ट
in it. कहानी No बहुत actor is bigger than the story. And I think मैं बहुत रोई हूँ when watching the film. But like he said कि मैं उसके ट्रेलर पर रो चुका हूँ. बहुत hope मिला है, especially because ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जो बहुत recently you read about suicides and mental health issues, और ये जो restart की philosophy है in the film was beautiful. Okay. Animal. Yeah, I saw it. One line. Very difficult, bold film, but I liked it. You liked it, yeah. आप. There was a lot to like about the film, but I also may not necessarily agree with the way the film was spoken about, like in interviews, or the philosophy of the film, the way it was spoken about in interviews. Maybe I didn't agree with that, but I think ki the punches in the film were strong enough for you to want to watch the full film. Okay, three of us. अब मैं क्या ही बोलूँ उसके. Gem, hidden gem जो फिर discover हो गया, and fantastic performances, and for an actor a film like this, at least for me, would be a dream, जहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी पे कुछ pressure था. ऐसे लग रहा था 3 incredible actors और ये film makers आए और ये team आई और उन्होंने कहा चलो कुछ अच्छा करते हैं. वो feeling आई मुझे. I loved the film. जानना चाहता हूँ, मतलब बोल दीजिए कुछ तो ऐसे बोल दीजिए. मुझे लगता है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जब तक मैं अभिनेता रहूँगा, मेरे दिल के जो करीबी फिल्मों में से एक होगी वो Three of Us होगी. ऑल इंडिया रैंक वरुण की फिल्म है. I loved it. Me too. In terms of because of the simplicity of, because that can be a really preachy and complicated film, but वो बहुत छोटे शब्दों में बहुत आराम से सफाई से एक बोल के चला गया. मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी. Yeah, simplicity in thought, and also Mami में थी, Mumbai Film Festival में थी, and I think Varun has a certain sense of humor and simplicity in connecting with people. तो especially through the characters, the kids, वो बहुत अच्छी तरह से sort of relevant topic पे दिखाया गया. So I like that. चमकीला. मैंने देखी नहीं है पर मुझे देखना है. दिलजीत, मुझे बहुत I प्यारी like लगी भाई. मुझे पूरी फिल्म अगेन फिर से पोइट्री लगी. उस फिल्म में आज पहला शुरुआत होती है वो तुम भी से शुरू होता है और तुम भी लगातार आपके कानों में बजती है. मुझे मत बताइए अगर कुछ ऐसा नहीं, स्पॉइलर है तो spoiler मत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ वो फिल्म टीजर है. मेरी तरफ से वो फिल्म म्यूजिकल खूबसूरती है और जो काम किया है यार लोगों ने उस फिल्म में, सब ने. इम्तियाज सर ब्रिलियंट है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इम्तियाज सर की फिल्म है. बिल्कुल. एंड दलजीत पाजी और परिणीति, और द अमाउंट ऑफ रिसर्च एक एक फ्रेम पे जो उन लोगों ने की है ना, अनबिलीवेबल है. कपड़े, क्योंकि साथ साथ और जिस तरह से फिल्म शूट करके टेक्निकली जैसे उन्होंने जो, आई लव्ड इट. पता नहीं वो ऑडियंस कितना समझ पाई, लेकिन अगर आप फिल्म और इन सब से जुड़े हुए हैं तो वो समझ आता है कि कितनी मेहनत की गई है. मतलब इसको बहुत क्रिएट मेहनत करने की में, गई उस फिल्म को बनाने में, और बहुत सुंदरता से बिना आपको दिखाए कि हमने बहुत मेहनत की है, यूं निकलती है वो मेहनत आपकी आंखों सामने सेकंड भर के लिए. लेकिन आपको अगर आपका दिमाग होता ना, आप रोक लेते. मैंने रोक के फिल्म देखी. ओ एक सेकंड, हाँ अच्छा, हाँ ओके, अब आगे बढ़ाते हैं. वह उस पे आ गया था. इस चक्कर में फिर मुझे दोबारा देखनी पड़ी, जस्ट विदाउट अ फ्लो. आपको ही रोकूंगा नहीं, अब इसको एक फ्लो में जाने दो. आपके वैल्यू सिस्टम में ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते या नहीं करना चाहते? मतलब किसी भी सिचुएशन में आप नहीं कर सकते उनसे कॉम्प्रोमाइज़. I think I judge people by the way they treat those who are not necessarily important for them or they have nothing to gain from them. वो you understand what I'm saying? Maybe on a film set, I think सबकी इज्जत होनी चाहिए, and I feel like it bothers me very much. शब्द ढूंढ रहा हूँ मैं भी सोच रहा था ये बात कि you know it bothers me very much अगर एक हायरार्की में हायरार्की होती है, like you talk corporate setup, film set, whatever it is, but when I mean disrespect, I mean कि in my opinion एक फिल्म में a spot दादा is as important as a light दादा. True. हमें पानी खाना मिल रहा है, हमें लाइट्स मिल रही हैं. The actors are as important because वो काम कर रहे हैं. The actors get too much importance I think, but you know वो काम कर रहे हैं. And I feel like कभी-कभी हम गिन चुन के वो इज्जत देते हैं based on हमें सामने वाले से कितना मिल रहा है. Okay. You know what I'm saying? And I find I get uncomfortable when people
are not treated with basic kindness. मैं तो बोलती हूँ, अगर मैंने मेरे सामने अगर ऐसे कुछ देखा कि कोई किसी से एब्सोल्युटली लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एटलीस्ट मैं जानने की कोशिश करूंगी कि हुआ क्या. I would say that makes me very uncomfortable. इग्नोर नहीं कर सकती हैं आप. नहीं, it makes me very uncomfortable. अच्छा, इस तरह की वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं. हाँ, ऐसे वैल्यू सिस्टम की बात. नहीं, ये है जो सेट पे ही ऐसा होता है. मुझे याद नहीं मैं अपने सेट पे किसी से बदतमीजी से बात की, until unless somebody has crossed like बहुत अगली वाली लाइन. मुझे ना एक इंटेंशन से प्रॉब्लम होती है. मुझे प्रॉब्लम होती है कि आप जैसे वो होते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक जो लोग होते हैं ना, कि अभी इसका ये फायदेमंद है तो इसके साथ नहीं हूं, तो मुझे उनसे बहुत कॉफ्त होती है. मतलब मुझे इतनी, क्योंकि मुझे उनकी ना इंटेंशंस की बू आ रही होती है उस वक्त, जो आपसे काम निकलवाने के चक्कर में कुछ ना कुछ आपसे वो करते हैं या बात करवाते हैं किसी से आपकी, कि इसके थ्रू बात कर लोगे तो ये हो जाएगा. मुझे ना, मैं जेन्युइनली उन लोगों से बहुत चिढ़ है, और वो दिखते नहीं. अपॉर्चुनिस्ट लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम कि सबसे मुश्किल ये है कि वो कभी फेस पे नहीं दिखाई देगा. उनकी सिर्फ हरकतें ही पता चलते कि ये आपको धोखा देगा टाइम पे, वो वाले लोग. और ये तो है, ये नहीं है सहन होता है कि सडनली कोई ऐसे इधर आप प्यार, एक होता है प्यार में, ओए करेक्ट, हमारे हरियाणा में तो बहुत होता है, इसलिए बोलते हैं कि यार इनका तो प्यार में भी ऐसा लगता है लड़ रहे हैं. वही इंटेंशन आप सही कह रहे हैं, इंटेंशन के ऊपर दिक्कत है. आपको पता चलता है कि सामने वाले को डिसरिस्पेक्टफुली ऐसा किया जा रहा है, या ये हो गया है गलती से, या नहीं, ये उस इंटेंशन के साथ नहीं, लेकिन ऐसा लग सकता है आपको भारी आवाज के साथ या ऊंची आवाज में ऐसा लग सकता है. पर मुझे वो प्रॉब्लम है कि आपकी इंटेंशन से प्रॉब्लम होती है. बोल दो ना यार मुंह पे, क्या दिक्कत है? बता दो सीधा सीधा कि ये है यार, मुझे ना तेरे से ये काम है और बस इसीलिए आया था मैं तेरे पास. घुमाने की जरूरत है. क्योंकि मुझसे नहीं होता है. मैंने आज तक 12-15 साल हो गए इंडस्ट्री में. पहली फिल्म आए 15वां साल होने वाला अगले साल. मैं किसी को कह ही नहीं पाया कि मैं एक एक्टर हूं, मुझे काम दे दो. इतनी सिंपल लाइन नहीं कह पाया. दिस इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम. दिस इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू. मुझसे काम नहीं मांगा गया. मुझे ये था कि मैं, उसको पता है मैं एक एक्टर हूं, ऐसा तो नहीं उसको नहीं पता है. अब वो चाह रहा है कि मैं उसको कहूं कि सर कुछ हो तो बताना. वो लाइन ही नहीं निकली आज तक. पर आई डोंट थिंक गलत है अगर कोई मांगता है. हाँ, गलत नहीं, गलत की बात नहीं, गलत की बात नहीं. उसको ये ना लगे कि मैं काम के लिए मैं समझ गई. आई अंडरस्टैंड. मेरी उससे पहचान सिर्फ इस वजह से कि वो मुझे काम दे सकता है. उसको ये एक सेकंड के लिए एहसास नहीं आना करना चाहिए. the person is being used, he or she is being used. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए. बिल्कुल गलत नहीं है. बल्कि मैं जब कोई काम करने लगा तब मैं बोलने लगा करेक्ट कि अब तो मैं कह सकता हूँ. यस, मतलब राजी के बाद मैंने कितनों को बोला सर मुझे बताना. मैं इम्तियाज सर को बोला सर प्लीज मेरे लिए कहानी लिख दो. मैं वैसे ही पहुंचने लगा. अब मुझे ये था कि अब मैं शायद बोल पाऊंगा और इसको लगेगा नहीं कि मैं इसका फायदा उठा रहा हूं. मैं उस इंटेंशन की बात, बिल्कुल. मैंने उसके बाद तो मतलब बहुत लोगों को बोले मैंने अपना तिवारी आनंद तिवारी, उनको फोन किया. मैंने कहा भाई मेरे लिए कहानी लिख दे यार किसी दिन. कुछ ऐसे ही चल रहा था. मैंने सुदीप भाई को आज तक पकड़े रहता हूँ. उनको बोला, मैंने कहा मेरा जन्मदिन था जब लास्ट पातालोक सीजन 2 शूट कर रहे थे, तो बोला कि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं. दार्जिलिंग में थे, कार्ड से लेके आए, सुंदर सा, उस पर कुछ लिख के दिया उन्होंने. बोला वैसे बता देना क्या चाहिए. मैंने कहा आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कहानी लिख दो. तो बोला आपको अंदाजा है मैं पिछले 4 साल से सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ. अरे सडनली ओ हाँ, सीजन 1 भी नहीं लिखा था. अच्छा 5 साल से तो सिर्फ मेरे लिए लिख रहे. बीच में 2 कहानियां किसी और के लिए लिखी, मुश्किल से 1 या 2. 5 साल से सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ. कहा हाँ थैंक यू आगे भी लिखते रहना. तो ये अब मैं मांगने लगा. उस वक्त क्या था, क्योंकि ये बात बहुत इजी है सामने वाले के दिमाग में जाना कि ओहो ये तो आया इसलिए कि इसको काम मतलब के लिए आया, इसलिए कभी कह ही नहीं पाया किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, किसी एक्टर को, किसी डायरेक्टर को कभी नहीं कह पाया. काम जब मिलने लगा, जब सामने वाले को पता चल गया अब ये कर लेगा, तब फिर हक से मांगा. लास्ट में मतलब ये जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी मैं एक रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड. उसमें एकदम यही बात की गई है कि उसमें नीरजा चौधरी ने लिखी है वो किताब, और ये लिखा है कि इंदिरा गांधी ने एक वाक्य में उनसे बताया है कि जब कोई उनके कमरे में एंटर करता था तो उनको उसके आने की आहट से पता चल जाता था कि शख्स क्यों आया है, किस मोटिव से आया. तो एकदम वही चीज़ है. तो मैं रिलेट कर गया कि हाँ मतलब अभी ऐसी आप बात कर रहे हैं. खैर, ब्रोकन न्यूज़ सीजन 2 आ रहा है 3 मई को. ढेर सारे Z5 पे ढेर सारे सवाल हैं जो मेरे रह गए.
कोई बात नहीं, फिर और किसी दिन घंटों Part two. बातचीत अभी हो सकती है। हम इस बातचीत का पार्ट 2 कर रहे हैं। बिल्कुल Part two. करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी बातें रह गई हैं। ये चीज़ मैं आपसे मतलब ऑन कैमरा जरूर, बोल रहा हूँ, मैं- ऑन मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि पूरी बातें कोशिश रह करूँ। गई हैं बिल्कुल। बहुत सारी। पूरी But कोशिश करूंगा मुकुल as दोबारा। people who have played news reporters and journalists in the Broken News season 2, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करते Exactly हैं। यार, बहुत मजा आया। Because ये भी एक आर्ट है कि वही सवाल एक अलग इंटरेस्टिंग वे में पूछना, बिकॉज हम पूरे दिन वही प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में किया। तो एज रियल लाइफ न्यूज रिपोर्टर्स वी हैव लव्ड दिस इंटरव्यू। थैंक्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। नहीं, इससे पता चलता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग मेहनत नहीं करते हैं इंटरव्यूज के लिए, वो उनको पता है एक कैसे जर्नलिस्ट लगा आपको हाँ। सोनाली और श्रेया के साथ?